हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को जो कि MS एक्सेल पे बेस्ड रहने वाला है। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन ये आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकता है। मतलब कि अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि MS एक्सेल की बात की जा रही है या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो फिर आपको इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखना है। बेसिकली इस चैप्टर में हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बेस्ड 2 चैप्टर रहने वाले हैं। ये जो है पहला पार्ट रहेगा जिसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली में है क्या। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर हम इसको शॉर्ट में MS एक्सेल बोलें तो MS एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड एडवांस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मतलब कि MS एक्सेल जो है एक प्रोफेशनल और एडवांस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट के बारे में सभी को पता होगा। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा स्प्रेडशीट जो है वो कुछ इस टाइप के पेपर को बोलते हैं हम, जिसमें कि बेसिकली रो और कॉलम्स रहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप रो और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, जो चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं वो सारी मैं यहाँ रीड नहीं करने वाला हूँ, आपको समराइज करके चीजों को यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए लिख दी है जिससे कि अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आपको आसानी हो जाए, और अगर आपको लर्न करना हो तो उसके लिए भी आपको आसानी हो जाए। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो MS एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ साथ डेटा की मैनिपुलेशन भी इसमें पॉसिबल होती है, और ये सारा काम आप कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। मतलब कि रो और कॉलम्स की फॉर्म में आप ये काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट दिखाई कि रो और कॉलम्स होते हैं, तो इसमें जो आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है अकेला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अपाचे ओपन ऑफिस में कैल्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, तो ये भी जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा गूगल शीट भी जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एंड लिब्रे ऑफिस में भी जो है कैल्क के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, तो ये भी जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की और एडवांसमेंट की, तो MS एक्सेल जो है उसमें सबसे ऊपर आता है। MS एक्सेल जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है और सबसे ज्यादा एडवांस है। साथ ही साथ इसको जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम जो है MS एक्सेल को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं MS एक्सेल के फीचर्स की, कि MS एक्सेल जो है क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए, MS एक्सेल में आपको फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज देखने को मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि नंबर्स पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको एक्सेल में फॉर्मेटिंग फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो जो टेक्स्ट है, जो डेटा है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके की फॉर्मेटिंग जो है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर है ऑटो कैलकुलेशन। मतलब कि एक्सेल में जो है आपको ऑटो सम, ऑटो कैलकुलेशन का फीचर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट रो में कैलकुलेशन कर दी तो नीचे की जो रोज होंगी उसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर है फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। मतलब कि अगर आप चाहें तो कोई भी डेटा क्विक वे में सर्च कर सकते हैं MS एक्सेल में, और साथ साथ अगर आप चाहें तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्प्रेडशीट में कोई एंट्री गलत कर दी है, तो अगर आप चाहें तो उस एंट्री को करेक्ट कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फीचर की हेल्प से। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर है एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग द ऑटोमेटिक फिल ऑप्शन। मतलब कि एक्सेल में आप डेटा को एक सीरीज में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मंथ के नेम टाइप कर रहे हैं, तो जैसे आप जनवरी टाइप करेंगे और उसके बाद में ड्रैग करेंगे तो आगे के जो मंथ है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरीके से सीरियल नंबर को भी आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको MS एक्सेल में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर है डेटा कैन बी व्यूड इन ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट। मतलब कि यहाँ पे आपको चार्ट्स का फीचर मिल जाता है, जिससे कि जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है उसको आप चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, डेटा कैन बी अरेंज सॉर्टेड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि जो डेटा है उसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने डेटा को आप
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको एमएस एक्सेल में मिल जाता है। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन फीचर्स थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि एक्सेल को हम स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि कंप्यूटर में ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, ओपन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके कंप्यूटर में जो है एमएस एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप जो है उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑफिस का कोई भी वर्जन हो सकता है। ऑफिस का वर्जन 2003 है, 2010 है, इसके अलावा 2019 है, ऑफिस 365 भी आता है। तो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन जो है आपको अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमएस एक्सेल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही आता है। ये अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता है, ये जो है पैकेज का पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर वहां पे जो है एमएस एक्सेल का आइकन आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सेल लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो सर्च बार आ रही है इसमें टाइप कर सकते हैं और जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है एक्सेल का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए, इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सर्च बॉक्स में टाइप कर दिया है एक्सेल। तो मेरा जो एक्सेल इंस्टॉल्ड है वो आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। देखिए, मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है। तो कुछ इस तरीके से एक्सेल की विंडो दिखती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल के टर्म्स की, कि एक्सेल में जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या टर्म्स होते हैं। तो उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या होती है? देखिए, जो एमएस एक्सेल की फाइल होती है उसको आप वर्कबुक कहेंगे। मतलब जो पूरी फाइल है एमएस एक्सेल की उसको वर्कबुक कहते हैं। और हर एक वर्कबुक के अंदर कुछ वर्कशीट रहती हैं। मतलब कि जो वर्कबुक है वो एक तरीके की नोटबुक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, नोटबुक है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे और जो पेजेस होंगे उनको आप कहेंगे वर्कशीट। तो इसी तरीके से जो एक्सेल की फाइल होती है, इस तरीके से जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये पूरी फाइल ओपन होगी, इसको आप बोलेंगे वर्कबुक। और इसके अंदर जो है आपकी वर्कशीट रहती हैं। बाय डिफॉल्ट जो है 3 वर्कशीट आ रही होती हैं जिनका नेम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इस तरीके से सिंपली आप कह सकते हैं कि जो एक्सेल की विंडो अपेयर होती है उसी को हम वर्कबुक बोलते हैं। और इसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। मतलब कि जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें लिख के मिल जाएगा आपको बुक 1। यहाँ पे टाइटल बार में आपको जो है बुक 1 देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो हमने एक्सेल को ओपन करा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से जो विंडो आपको दिख रही है इसे ही हम बोलते हैं वर्कबुक। और यहाँ पे जो है वर्कशीट डिस्प्ले हो रही होती है। देखिए, अभी जो है यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक वर्कशीट और ऐड हो जाएगी। देखिए, क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं शीट 2 लिख के आ गया है। तो इस तरीके से आप एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्कबुक क्या है? एक तरीके की नोटबुक है। और जो शीट्स है, मतलब कि जो वर्कशीट है, वो क्या एक तरीके की नोटबुक के पेज की तरह है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्कबुक क्या होती है। बात करते हैं वर्कशीट की। तो वर्कशीट को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या है, एक तरीके के नोटबुक के पेज की तरह है। या सिंपल वे में कह सकते हैं वर्कशीट क्या एक तरीके की ग्रिड है जिसमें कि रो और कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि हमने समझा कि वर्कबुक क्या हमारी नोटबुक है और उसकी जो पेजेस है वो क्या है? वर्कशीट है। तो यहाँ पे जो शीट दिख रही है जिसमें कि यहाँ पे रो और कॉलम्स दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्कशीट। यहाँ पे देखिए, वर्कबुक और वर्कशीट में कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो पूरी फाइल है, इस तरीके से पूरी फाइल है एक्सेल की, इसको हम वर्कबुक बोल रहे हैं। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है जिसके अंदर रो और कॉलम्स आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। तो इस तरीके से एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं। तो एक्सेल के अंदर जो डेटा एंटर किया जाता है वो वर्कशीट के अंदर ही किया जाता है और फिर जो हम उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो वर्कशीट होती है उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या होते हैं। उन कॉम्पोनेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्कशीट के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। यहाँ टॉप में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है बुक 1। तो ये बुक 1 जिस एरिया में लिखा हुआ आ रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे बेसिकली आपकी फाइल का टाइटल डिस्प्ले होता है। अगर आप अपनी फाइल को किसी नाम से सेव करेंगे तो वो नेम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इसमें क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे इस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो इस एरिया को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको कि आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना हो गया या किसी एक्शन को अंडू करना हो गया, रीडू करना हो गया। तो इस तरीके के फीचर्स जो है वो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में दे रखे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइल टाइप दे रखा होता है और इस फाइल टाइप के अंदर जो है
फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए या फाइल को प्रिंट करने के लिए, इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है यहाँ पे रिबन। और रिबन कौन सा एरिया होता है? ये जो पूरा एरिया आ रहा है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है रिबन। तो ये जो रिबन है, इस रिबन के भी सब पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे होते हैं ग्रुप्स, मतलब कि जो रिबन होती है इसमें ग्रुप्स होते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रहा है, फॉन्ट ग्रुप आ रहा है, अलाइनमेंट ग्रुप आ रहा है, मतलब कि हर एक टैब पे जो है इस तरीके से ये ग्रुप आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्रुप्स हैं जिसमें कि अलग अलग टाइप के फीचर्स दे रखे होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रो के हेडर्स दे रखे होते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये रो के हेडर है, मतलब ये जो कंप्लीट रो है, इस रो का एक तरीके से कह सकते हैं नेम है। ये रो नंबर 8 है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली रो को हाईलाइट करूं तो क्या है, रो नंबर 4 है। तो बेसिकली इनको हम बोलते हैं रो हेडर। एक तरीके से आप कह सकते हैं रो के जो नेम होते हैं उन्हीं को रो हेडर बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ रहा है नंबर, ये रो के हेडर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉलम हेडर। आप लोग यहाँ पे टॉप पे देखेंगे तो इस तरीके से अल्फाबेट लिखे हुए मिल रहे हैं। देखिए आ रहा है लिखा हुआ ABCD, तो ये जो है कॉलम हेडर है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉलम्स आ रहे हैं। ये वर्टिकली जो होते हैं उन्हें कॉलम्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। तो इस तरीके से हर एक कॉलम का एक नेम है जो कि अल्फाबेट की फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है एक्टिव सेल। देखिए जिस सेल पे आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका एक्टिव सेल कहलाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इसमें नेम बॉक्स। नेम बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से आ रहा होता है और ये डिस्प्ले करता है नेम। किसका नेम? सेल का नेम। देखिए जिस सेल को भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा तो उस सेल का नेम डिस्प्ले होगा। और किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए टॉप में हेडर चेक करेगा, टॉप में हेडर क्या आ रहा है, H आ रहा है, और ये देखेगा रो का हेडर क्या आ रहा है, तो रो का हेडर आ रहा है 8, तो इसका नेम हो जाएगा H8। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है H8। तो जो नेम बॉक्स होता है वो सेल का नेम डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट बॉटम पे होती है स्टेटस बार। और स्टेटस बार जो है आपको शो करती है स्टेटस कि आपने जो है यहाँ पे कितना डेटा टाइप कर रखा है, उस चीज की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी रो पे हैं, कौन से सेल में आप काम कर रहे हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इसमें फॉर्मूला बार, जो कि आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिलती है। देखिए इससे पहले लिखा हुआ रहा है FX, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मूला बार है। जो भी फॉर्मूला आप टाइप करेंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। मतलब कि इस वर्कशीट में कहीं पे भी आप फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो डिस्प्ले आपको फॉर्मूला बार पे हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इसमें सीट टैब्स, जो कि आपको यहाँ पे बॉटम पे देखने को मिलते हैं। देखिए लिखा हुआ आ रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो जितनी भी सीट्स होंगी आपके वर्कबुक में तो वो इस तरीके से सीट टैब की फॉर्म में आएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है रेंज। मतलब कि अगर आप जो है 3-4 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये फॉर्म करेगा एक रेंज को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल बार रखी होती है। आप लोग देख सकते हैं बॉटम पे जो है ये स्क्रॉल बार आ रही है, जिससे कि आप पेज को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दे रखी होती है, जिससे कि आप पेज को अप डाउन करके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे होते हैं टैब्स। देखिए जो एरिया आ रहा है जिसमें कि लिखा हुआ आ रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो ये कहलाते हैं टैब्स। तो इस तरीके से मेन कंपोनेंट होते हैं MS एक्सेल विंडो के, या फिर आप कह सकते हैं वर्कशीट की जो विंडो होती है उसके ये कंपोनेंट होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं कि इस तरीके से हम MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको जाना होगा फाइल टैब में। जैसे आप फाइल टैब में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो न्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। कुछ इस तरीके से न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सेल में न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं वर्कबुक को क्रिएट करने के, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो इस काम को आप कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूलबार से। वहाँ पे जो आपको न्यू का बटन मिल जाएगा, इस न्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से क्विक एक्सेस टूलबार आ रही होती है। यहाँ पे देखिए ये जो है क्विक एक्सेस टूलबार होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो बटन होता है ये होता है न्यू वर्कबुक का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस कर सकते हैं, तो इससे भी जो आपकी एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। तो इनमें से कोई सा भी मेथड यूज करके आप न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल में। अब बात कर लेते हैं वर्कशीट को इंसर्ट करने की, कि हमने वर्कबुक क्रिएट कर दी, अब हम चाहते हैं वर्कबुक में वर्कशीट को इंसर्ट करना, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी वर्कबुक में वर्कशीट को इंसर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है।
इस काम को करने के सिंपली आपको जो है सीट टैब पे जाकर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ से जो है आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इंसर्ट के ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट जो है सिलेक्टेड रहती है। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके वर्कबुक में जो है एक वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस काम को करने के लिए आप सीट टैब पे जो है एक इंसर्ट वर्कशीट वाला बटन दे रखा होता है तो उस पर क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है सीट आ रही होती है। देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो यहाँ पे जो ये बटन आ रहा होता है अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस काम को आप शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+ F11। तो चलिए वर्कबुक को और वर्कशीट को मैं आपको प्रैक्टिकली इंसर्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ MS एक्सेल में मान लीजिए इस तरीके से जो है मैं एक्सेल पे वर्क कर रहा हूँ। अब मुझे जो है यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक को क्रिएट करना है। तो इस काम को करने के लिए मैं फाइल टैब में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए न्यू का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में देखिए ऑप्शन मिल रहा है ब्लैंक वर्कबुक का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू वर्कबुक हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें वर्कशीट को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सीट 1 आ रही है। ये डिपेंड करता है अलग अलग वर्जन में। किसी वर्जन में जो है यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं जो है लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट आ रही है। तो बात करते हैं किस तरीके से हम इसमें और वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है बटन है, इस पर क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सीट 2 भी आ गई है। इसी तरीके से फिर से क्लिक करूँगा तो सीट 3 आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैं शिफ्ट के साथ में F11 को प्रेस कर दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक वर्कशीट और इंसर्ट हो गई है। और साथ साथ अगर हम चाहें तो इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सीट 5 इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्कबुक की अगर हम बात करें दूसरे तरीके से क्रिएट करने की तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है बटन, इस पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्कबुक ओपन हो गई है। और साथ साथ इस काम को आप Ctrl+N के साथ में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड से वर्कबुक को और वर्कशीट को इंसर्ट करने के आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमने वर्क करा उसको हमें सेव करना है तो कैसे सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको फाइल टैब में जाना होगा और जैसे फाइल टैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इस सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे, एक सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आप अपनी वर्कबुक का नाम दे देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है बुक 1 लिखा हुआ आता है। आप जिस नाम से भी अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं वो नाम दे देंगे और उसके बाद में सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जब वर्कबुक को आप सेव करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन रहेगी फाइल की .xlsx। ये जो है MS एक्सेल की एक्सटेंशन होती है जो कि साथ में सेव होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में S प्रेस करेंगे तब भी आपका सेम काम हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए इस तरीके से मैंने वर्कबुक में काम किया हुआ है। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फाइल टैब में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके लोकेशन को ब्राउज कर लेंगे जहाँ पे भी हम अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। देखिए लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो है ओल्डर वर्जन यूज़ करेंगे तो सेव के बटन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन में ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी आप देके सेव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे आ रहा है बिलिंग स्टेटमेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टाइप करके भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसी नाम से सेव करूंगा। सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से हमारी वर्कबुक सेव हो चुकी है। इसके अलावा सेम काम को आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे ये सेव का आइकन आ रहा होता है, मतलब कि सेव बटन आ रहा होता है। तो इस पर क्लिक करके भी आप सेम काम कर सकते हैं। और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई दी Ctrl+S होती है फाइल को सेव करने के लिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एक वर्कबुक को सेव कर सकते हैं MS एक्सेल में। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो जो आपकी वर्कशीट होती है वर्कबुक में उनको आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। पहले तरीके की अगर हम बात करें तो राइट क्लिक करेंगे आप सीट टैब पे और वहाँ पे जो है आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि उस सीट पर रख के आपको राइट क्लिक करना है जिसको कि आप रीनेम करना चाहते हैं। जैसे कि इस तरीके से सीट आ रही है तो यहाँ पे मान लीजिए सीट 1 को मुझे रीनेम करना है तो इस पर रख के मैं राइट क्लिक करूँगा और जैसे राइट क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेन्यू खुल जाएगी और इसमें मिल जाएगा आपको रीनेम का ऑप्शन। तो इस रीनेम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में जो आपकी सीट है वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। फिर आप जो है यहाँ पे अपने सीट का नेम टाइप कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को सिंपली डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, मतलब कि जिस सीट को भी आपको रीनेम करना है उस पर सिंपली आपको डबल क्लिक कर देना है और उसके बाद में जो भी नेम आप टाइप करना चाहते हैं वो वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट के नाम से ये सीट आ रही है। मैं यहाँ पे एक न्यू सीट को ऐड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इसका नाम आ रहा है सीट 2। तो मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है रीनेम का ऑप्शन। इसका नेम मान लीजिए मैं रख लेता हूँ मार्कशीट। मैंने ये नेम रख दिया। तो इस तरीके से मेरी जो वर्कशीट है वो रीनेम हो चुकी है। इसके अलावा सेम काम को मैं डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मुझे रीनेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कर दूंगा। देखिए मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हाईलाइट हो गया। अब जो है मैं यहाँ पे न्यू नेम टाइप कर सकता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिटेल्स। तो कुछ इस तरीके से वर्कशीट का जो नेम है वो रीनेम हो चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्कशीट के नेम को आप किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। अब बात करते हैं वर्कशीट को डिलीट करने की। मान लीजिए आप चाहते हैं वर्कशीट को डिलीट करना, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए भी आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। जिस शीट को भी आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर रख के आपको राइट क्लिक करना है। देखिए मान लीजिए इस तरीके से शीट्स आ रही हैं और शीट 1 को यहाँ पे मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के राइट क्लिक करूँगा और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेन्यू आएगी और यहाँ पे हमें मिल जाएगा डिलीट का ऑप्शन। तो इस डिलीट के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जो शीट होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा इस काम को आप होम टैब से भी कर सकते हैं। देखिए होम टैब में आपको मिल जाता है एक सेल्स ग्रुप। तो इस सेल्स ग्रुप की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है डिलीट शीट का ऑप्शन। जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो शीट होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे सेल ग्रुप मिलता है होम टैब पे। तो यहाँ पे जाएंगे और देखिए आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट। तो यहाँ पे जो है आपको एरो पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिलीट शीट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो शीट होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। अब मान लीजिए जो मार्कशीट वाली शीट है यहाँ पे, इसे मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। इस तरीके से रैंडमली मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। अब मुझे जो है इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसके बाद मैं डिलीट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो एमएस एक्सेल एक वार्निंग देगा कि जो सीट है वो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अगेन डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सीट जो है डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा इस काम को आप होम टैब से भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पहले एक सीट को इंसर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सीट 2 इंसर्ट कर ली है और यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से। बस यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको हम डिलीट करेंगे होम टैब से। तो होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है सेल्स ग्रुप। तो इस सेल्स ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिलीट का ऑप्शन। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और लास्ट में मिल रहा है डिलीट शीट का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो एमएस एक्सेल अगेन वार्निंग दे रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जो हमारी शीट होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें वर्कशीट को मूव करना हो या फिर कॉपी करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो देखिए एमएस एक्सेल में आप वर्कशीट को एक ही वर्कबुक के अंदर जो है मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक वर्कबुक की वर्कशीट को दूसरी वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। मतलब कि एक फाइल में से दूसरी फाइल में भी जो है वर्कशीट को मूव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा उस वर्कशीट पे जिसको कि आप मूव करना चाहते हैं और उसके बाद में वहां पे आपको मूव कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसी वर्कशीट पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके की मेन्यू आएगी और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो हाँ आप अपनी वर्कशीट को मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि एक ही वर्कबुक में अगर हमें जो अपनी वर्कशीट को मूव करना है या फिर कॉपी करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। देखिए मूव करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है वर्कशीट को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद में मूव या फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट वाली जो वर्कशीट है इसको मुझे मूव करना है या फिर कॉपी करना है, तो मैं इस पर रख के राइट क्लिक करूंगा और जैसे राइट क्लिक करूंगा इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी जहाँ पे कि आपकी करंट वर्कबुक डिस्प्ले हो रही होगी। तो इस तरीके से आपको
अपनी करंट वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है जिससे पहले आपको अपनी वर्कशीट को मूव करना है। और अगर आपको कॉपी क्रिएट करनी है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, देन इसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो वर्कशीट जो होगी वो आपकी मूव हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं कॉपी हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे कॉपी पे टिक कर दिया है। तो इस तरीके से आप वर्कशीट को मूव या कॉपी कर सकते हैं सेम वर्कबुक के अंदर। इसके अलावा इस काम को आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो है उस शीट को सिलेक्ट करना है जिसको कि आपको मूव करना है और उसके बाद में आपको ड्रैग करके न्यू पोजीशन पे सेट कर देना है, तभी आपकी जो वर्कशीट होगी वो मूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अपनी एक वर्कबुक की वर्कशीट को दूसरी वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 2 वर्कबुक है, एक का नाम है बुक 1 और दूसरी है बुक 2 के नाम से। तो जो बुक 1 वाली वर्कबुक है इसमें देखिए जो वर्कशीट है वो है स्टूडेंट, टीचर एंड टेस्ट, ये 3 जो है यहाँ पे वर्कशीट है। और जो बुक 2 वाली वर्कबुक है इसमें है मार्कशीट, क्विज और फीडबैक, इसमें अलग वर्कशीट है। तो मान लीजिए मुझे बुक 1 में से जो स्टूडेंट वाली वर्कशीट है इसको मूव करना है बुक 2 वाली वर्कबुक में। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूंगा, तो इस काम को करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा स्टूडेंट वाली वर्कशीट पे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम मूव और कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की मेन्यू जो है आपके सामने खुल जाएगी। और इसके बाद में आपको इस डायलॉग बॉक्स में से उस वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है जिसपे कि आपको अपनी वर्कशीट को मूव करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टू बुक, मतलब कि कौन सी वाली वर्कबुक पे जो है आपको इस शीट को मूव करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करंट वर्कबुक आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है जितनी भी वर्कबुक होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी और फिर जो है आपको यहाँ से बुक 2 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से दूसरी वर्कबुक है उसकी जो वर्कशीट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी और फिर जो है यहाँ पे आप उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे पहले जो है आपको अपनी वर्कशीट को प्लेस करना है और फिर जो है यहाँ पे फाइनली आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, तो कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको मूव करना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, सिंपली ओके कर देना है। तो कुछ इस तरीके से जो बुक 2 है उसमें देखिए यहाँ पे वर्कशीट प्लेस हो गई है। तो चलिए इस काम को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल में मैंने एक वर्कबुक को ओपन करा हुआ है जो कि स्टूडेंट के नाम से है और यहाँ पे देखिए 2 वर्कशीट हैं, एक स्टूडेंट के नाम से वर्कशीट है और दूसरी जो है क्लास के नाम से वर्कशीट है। तो इस तरीके से 2 वर्कशीट यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैं एक वर्कशीट को और ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ सपोज ABC। अब हम बात करते हैं वर्कशीट को मूव करने की या फिर कॉपी करने की। जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट वाली वर्कशीट है, मान लीजिए इसे ही जो मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने पर देखिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है मूव और कॉपी। तो इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसके बाद में हम उस शीट को सिलेक्ट करेंगे जिससे पहले कि हमें इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो ABC वाली वर्कशीट आ रही है इससे पहले इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ABC को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी वाले ऑप्शन पे टिक कर दूंगा। इस तरीके से टिक कर देंगे, फिर हम यहाँ पे फाइनली ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए ABC से पहले जो स्टूडेंट वाली वर्कशीट है उसकी कॉपी बन के आ गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम डेटा है और यहाँ जाएंगे तो इसमें भी सेम डेटा है। तो इस तरीके से आप जो है कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्कशीट को मूव करने की। सपोज की जो क्लास वाली वर्कशीट है इसको जो है मुझे स्टूडेंट 2 वाली जो वर्कशीट है इसके बाद में जो है प्लेस करना है, मतलब कि मूव करके यहाँ पे लेके जाना है। तो इस काम को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करें और उसके बाद में मूव और कॉपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। देखिए करते हैं। फिर इसके बाद में हम उस शीट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे पहले जो हमें से मूव करना है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ABC और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। इस बार जो है आपको क्रिएट अ कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपको सिंपली शीट को मूव करना है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। देखिए जैसे ओके कर रहा है तो जो शीट है वो हमारी यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। तो इस तरीके से जो आप शीट को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लास वाली शीट है, मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके रखूँगा और इसके बाद में इस तरीके से मैं ड्रैग करके उस प्लेस पर छोड़ दूंगा जहाँ पे कि मुझे इस शीट को लेके जाना है। देखिए यहाँ पे माउस के बटन को रिलीज कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये सीट जो है आ चुकी है। तो इस तरीके से भी जो है आप सीट को मूव कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक ही वर्कबुक में जो वर्कशीट दे रखी है उनको मूव करना हो या फिर कॉपी करना हो तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक वर्कबुक में जो वर्कशीट है उसको किसी और वर्कबुक में मूव कराना हो या फिर कॉपी कराना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टूडेंट वाली वर्कबुक है। अब दूसरी वर्कबुक में चलते हैं हम। देखिए जो है मैंने दूसरी वर्कबुक ओपन कर रखी है जो कि टीचर के नाम से है। तो सपोज कि इस वाली वर्कबुक में जो वर्कशीट है टीचर्स के नाम से, इस टीचर वाली वर्कशीट को जो है मुझे
मूव करना है स्टूडेंट वाली वर्कबुक में या फिर कॉपी करना हो, तो ये काम हम किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उस सीट पर राइट क्लिक करेंगे जिसको कि हमें मूव करना है या फिर कॉपी करना है। उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे मूव और कॉपी वाले ऑप्शन को। देखिए क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए टीचर वाली जो वर्कबुक है वो सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, उस वर्कबुक को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जिसमें कि मुझे इस सीट को लेके जाना है। तो यहाँ से हम एरो पे क्लिक करेंगे और देखिए नीचे जो है स्टूडेंट वाली वर्कबुक आ चुकी है। जितनी भी वर्कबुक आपने क्रिएट कर रखी होंगी वो सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट वाली वर्कबुक को। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट वाली जो वर्कबुक है उसमें जितनी भी सीट्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है। और अब आप यहाँ पे उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे पहले जो है आपको जो मूव्ड वर्कशीट होगी वो चाहिए, मूव्ड हो या फिर कॉपी हो, जो भी वर्कशीट आप कॉपी कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं वो जिस वर्कशीट से भी पहले आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वाली वर्कशीट है इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो स्टूडेंट वाली वर्कबुक है इसके अंदर जो है टीचर वाली वर्कशीट आ चुकी है और यहाँ पे जो टीचर वाली वर्कबुक थी उसमें से देखिए यहाँ पे गायब हो चुकी है। अगर आप कॉपी करते तो यहाँ पे भी रहती और वहाँ पे भी पहुँच जाती, लेकिन हमने क्या करा है, मूव करा है, तो इसलिए यहाँ से गायब हो गई है और उस वाली वर्कबुक में पहुँच चुकी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से जो वर्कशीट होती हैं उनको मूव कर सकते हैं सेम वर्कबुक में या फिर किसी डिफरेंट वर्कबुक में। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई हमारी एग्जिस्टिंग वर्कशीट है तो उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में ऑलरेडी बनी हुई वर्कशीट को ओपन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली फाइल टैब में जाना होगा और वहाँ पे जो है आपको मिलेगा ओपन का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से जो है आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको जो है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे भी आपने अपनी वर्कबुक को सेव कर रखा है, वर्कबुक को या फिर वर्कशीट को सेव कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओपन के बटन पर क्लिक कर देंगे। जो वर्कशीट होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इस काम को आप जो है क्विक एक्सेस टूलबार से भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार पे जो है एक ओपन का बटन दे रखा होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्विक एक्सेस टूलबार आ रही है, तो इस पे ये जो है ओपन का बटन होता है, इस बटन पे क्लिक करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगले तरीके की अगर हम बात करें तो आप जो है इस काम को शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं, जो कि होती है Ctrl+O। तो इसकी हेल्प से भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। हालांकि काफ़ी बेसिक चीज़ है, सभी बच्चों को आती होगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर भी समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है किसी और वर्कबुक को या फिर वर्कशीट को ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए मिल रहा है ओपन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद में देखिए आ रहा है ब्राउज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन जो है आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे होंगे तो जैसे आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में जो है आपको ब्राउज के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी ओपन डायलॉग बॉक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम जो है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि उस वर्कशीट या फिर वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको कि हमें ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे आइटम के नाम से जो वर्कशीट आ रही है इसको मुझे ओपन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में ओपन के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए जो वर्कशीट है वो ओपन हो चुकी है। इसके अलावा सेम काम को आप क्विक एक्सेस टूलबार से भी कर सकते हैं। देखिए ओपन का बटन ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी जो है सेम चीज आपके सामने आ जाएगी, और अगर कीबोर्ड से Ctrl+O दबाएंगे तब भी जो है सेम मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से जो है ब्राउज करके फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं MS एक्सेल में। अब बात करते हैं वर्कशीट को क्लोज करने की। तो क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्लोज करने के लिए भी आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे मिल जाएगा आपको क्लोज का बटन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से फाइल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्लोज का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो जो वर्कशीट होगी वो आपकी क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को जो एक्सेल की विंडो होती है उसके क्लोज बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से विंडो आ रही होती है, तो इस वाले क्लोज बटन पे क्लिक करके भी आप जो है वर्कशीट को क्लोज कर सकते हैं। देखिए इसको भी जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। जैसे कि इस वर्कशीट को क्लोज करना है तो हम जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ पे देखिए आ रहा है क्लोज का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे तो वर्कशीट जो है क्लोज हो चुकी है। और साथ साथ वहाँ पे क्रॉस का जो बटन था उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी क्लोज हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो एक्सेल की वर्कशीट है उसमें हम डेटा किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो देखिए डेटा एंटर करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेटा को एंटर करने के लिए आपको अपने माउस पॉइंटर से उस सेल में क्लिक कर देना है जहाँ पे कि आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में जो आप वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में जो आप 3 टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप का डेटा होता है।
तो सबसे पहले टाइप का डेटा होता है नंबर्स, मतलब कि आप चाहें तो एक्सेल्स में नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरीके की डिजिट है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो एक्सेल में आप जो है फार्मूलाज को टाइप कर सकते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से आप फार्मूलाज टाइप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन होकर आपको डेटा मिल जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप डेटा को टाइप कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा का, मतलब कि टेक्सुअल डेटा में आप नंबर भी एंटर कर सकते हैं और साथ साथ जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको भी टाइप कर सकते हैं, या फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी आपका टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जो है ये भी टेक्स्ट डेटा है, साथ साथ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी टेक्सुअल डेटा है। या अगर आप चाहें तो नंबर्स को भी टेक्स्ट के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स एज टेक्स्ट, तो नंबर को भी आप टेक्स्ट के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक तरीके का टेक्सुअल डेटा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो टेक्सुअल डेटा होता है वो आपका लेफ्ट लाइन होता है, मतलब कि लेफ्ट में अलाइन होकर आपको टेक्सुअल डेटा देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप जो है एक्सेल के सेल में नंबर्स को इस तरीके से एंटर करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में 0 है, तो एक्सेल क्या करेगा, जो स्टार्टिंग का 0 है उसको ड्रॉप कर देगा, मतलब कि उसको हटा देगा। लेकिन कई बार ऐसा डेटा हो सकता है जहाँ पे कि आपको स्टार्टिंग में 0 की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जैसे कि टेलीफोन नंबर हो गया जहाँ पे कि एरिया का कोड होता है तो स्टार्टिंग में 0 हो सकता है, या फिर कोई रोल नंबर है जहाँ पे स्टार्टिंग में 0 हो सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, मतलब कि इस तरीके की अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, फिर जो 0 होगा वो ड्रॉप नहीं होगा, जो नंबर होगा वो आपको 0 के साथ में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले टाइप की डेटा की, जो कि है डेट एंड टाइम। तो एक्सेल में जो है आप डेट एंड टाइम को भी एंटर कर सकते हैं, और डेट एंड टाइम को जो है आप स्लैश लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हाइफन के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में भी कुछ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो एक्सेल जो है इन सारे टाइप के फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कि जो भी वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं डेट्स के उन सबको रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अगर आप टाइम को एंटर कर रहे हैं तो टाइम के केस में जो है आपको कॉलम्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आप टाइम को एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सेल की सीट में एक डेटा एंटर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कशीट को मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे जो है मैं डेटा को एंटर करना चाहता हूँ, तो सपोज कि मैं सबसे पहले लेता हूँ रोल नंबर, और इसके बाद में देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 01, तो 01 में क्या होगा, देखिए यहाँ से जो 0 है वो हट चुका है। अगर आपको यहाँ पे 0 भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 01। अब जो है यहाँ पे जो 0 होगा वो ड्रॉप नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से जो आप 0 को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 02, देन मैं कर देता हूँ यहाँ पे 03, फिर मैं यहाँ कर देता हूँ 04, इसके बाद हम कर देते हैं 05। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने डेटा एंटर कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर नेम ले लेते हैं, मैं नेम एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एंटर करेंगे हम टेक्सुअल डेटा, जैसे कि मान लेता हूँ, मान लीजिए अमित, यहाँ लेता हूँ सोहित, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रोहित, यहाँ ले लेता हूँ मान लीजिए अजय, यहाँ ले लेता हूँ मैं मान लीजिए नेहा। तो इस तरीके से ये टेक्सुअल डेटा हमारा हो गया। इसके बाद में मान लीजिए मुझे न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करना है, मैं मान लीजिए एज एंटर करवा लेता हूँ। तो यहाँ कर देता हूँ मैं सपोज कि 14, यहाँ 13, फिर 15, यहाँ कर देता हूँ 12 एंड यहाँ पे 16। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने एज एंटर कर दिया। अब इसके बाद में मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ DOB, और इसको मैं एंटर इस तरीके से करूँगा। मैं देखिए यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि 24 और फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं मान लीजिए 2000। तो कुछ इस तरीके से भी हम डेट को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 15, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, और इसके बाद लिख देता हूँ मान लीजिए 2002। तो इस तरीके से भी आप डेट को एंटर करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वाले में मान लीजिए इस तरीके लिख देता हूँ 10 जुलाई, और जुलाई को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको 2003। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो आप लोग देखिए इसको भी इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे चाहें वैसे फॉर्मेट में आप डेटा को एंटर करा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये आपके ऊपर है कि आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप वर्कशीट में डेटा को एंटर कर सकते हैं और किस किस टाइप का डेटा आप एंटर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से जो सेल में कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए MS एक्सेल की जो सीट होती है जिसमें कि हम डेटा एंटर करते हैं, तो उसको कई बार हमें एडिट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एंट्री हमने गलत कर दी, तो उसको हमें एडिट करना है,
तो MS एक्सेल जो है आपको ये फीचर देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो सिंपली डेटा को एडिट करने का मतलब है सेल में कंटेंट को चेंज करने से, और ये चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर वहां पे आप कॉपी कर रहे हैं, डेटा को मूव कर रहे हैं, या डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर डिलीट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज कहलाती हैं एडिटिंग। तो डेटा को एडिट या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाई आप दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि पहला होता है ओवरराइटिंग करके। अगर आप चाहें तो ओवरराइट करके भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है बाय मॉडिफाइंग सेल कंटेंट पार्सली, मतलब कि सेल में जो कंटेंट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, उसको आधा भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पार्शियल चेंज की, मतलब कि हमें जो है कुछ एडिट करना है, डेटा को पूरे डिलीट नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है। जैसे कि जो सोहित है, इसकी मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ गलती से गलत टाइप कर दी, यहाँ पे 3 मंथ टाइप करना था मुझे, और मैंने जो है 2nd मंथ टाइप कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस सेल में जाकर डबल क्लिक करूंगा और इस तरीके से मेरा कर्सर हाईलाइट हो जाएगा। फिर जो है मुझे कर्सर को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन कर लेना है, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मंथ को चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे डेटा ओवरराइट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर हम बात करें ओवरराइट की, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अजय लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे विजय लिखना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और डायरेक्टली मैं यहाँ पे विजय टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैंने बी टाइप करा, जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो गया है। अब जो न्यू डेटा मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे ओवरराइट हुआ। हमने जो डेटा है उसको पार्शली चेंज नहीं करा है, पूरा चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप सेल में एडिटिंग कर सकते हैं। और देखिए सेल में एडिटिंग करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में F2 प्रेस करते हैं, तो आपको वहाँ पे कर्सर हाईलाइट हो जाएगा। फिर जो है वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर जो है आप चाहें डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल का जो कंटेंट है, अगर वो हमें डिलीट करना हो या फिर हमें रिमूव करना हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो रिमूव में हम बात करते हैं डेटा को रिमूव करने की, कि हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा को जो है रिमूव करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो डेटा को रिमूव करने के लिए आपको जो है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आपको डेटा डिलीट करना है, और उसके बाद जो है आप बैक स्पेस की प्रेस कर सकते हैं या फिर डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब जिस सेल को आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। उस सेल पे जाकर राइट क्लिक करेंगे जिसका भी डेटा आपको डिलीट करना है, और उसके बाद में आप क्लियर कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्लियर कंटेंट वाला ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे इस वाले डेट ऑफ बर्थ को डिलीट करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे डिलीट की को प्रेस कर दूंगा। जैसे करूंगा डिलीट की को प्रेस, देखिए डेटा जो है डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए इस वाले डेट ऑफ बर्थ को मुझे डिलीट करना है, तो इसको जो है मैं राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकता हूँ। क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्लियर कंटेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा देखिए यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी सेल का जो कंटेंट है वो आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें सेल में से डेटा भी डिलीट करना है और जो उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसे भी डिलीट करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस काम को करने के लिए जो आपको उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आप फॉर्मेटिंग और डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। और इसके बाद में आपको होम टाइप के एडिटिंग ग्रुप में आना है, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इस तरीके से देखिए होम टाइप का एडिटिंग ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आ रहा है क्लियर का बटन। तो यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि है यहाँ पे क्लियर ऑल। क्लियर ऑल की अगर हम बात करें तो क्या करेगा, जितना भी कंटेंट होगा वो सारा डिलीट कर देगा, और साथ ही साथ जो भी फॉर्मेटिंग वहां पे होगी उसको भी ये डिलीट कर देगा। सेकंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करेगा। मतलब कि अगर वहां पे कोई कलर अप्लाई किया हुआ है तो उस कलर को हटा देगा, जो डेटा होगा उसको नहीं हटाएगा, कलर वहां पे हट जाएगा। अगर बोल्ड हो रहा होगा तो सिर्फ बोल्ड को हटाएगा, डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फॉर्मेटिंग हटेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो लिखा हुआ है देखिए क्लियर कंटेंट। मतलब कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, फॉर्मेटिंग वहां पे अप्लाई की हुई जो भी होगी वो वैसी ही रहेगी। अगर वहां कोई कलर अप्लाई किया हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा कलर, वहां पे कुछ और टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसी कलर में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो है क्लियर कमेंट। अगर वहां पे कुछ कमेंट लगा हुआ होगा तो वो जो है इस ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में है क्लियर हाइपरलिंक। अगर कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है, मतलब कि कोई लिंक लगा रखा आपने, तो वो वहां पे रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए पहले जो है मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए इस वाले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे
मान लीजिए ग्रीन कलर से, इसको कर देता हूँ मैं पर्पल, एंड जो फोर्थ वाला है इसको कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे येलो। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब देखिए पहली वाली जो डेट ऑफ बर्थ है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद में होम टाइप के एडिटिंग ग्रुप में मैं जा रहा हूँ। देखिए ये रहा एडिटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है क्लियर वाला बटन। तो इसमें देखिए आ रहा है क्लियर ऑल। अगर मैं यहाँ क्लियर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए फॉर्मेटिंग और कंटेंट दोनों डिलीट हो जाएंगे। देखिए मैं करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेटिंग भी हट गई है और कंटेंट भी वहाँ पर डिलीट हो गया है। अब सेलेक्ट कर लेते हैं हम सेकंड वाले को। तो यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से लेता हूँ मैं सेकंड वाले ऑप्शन को, जो कि है क्लियर फॉर्मेट। तो देखिए क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो कलर अप्लाई किया हुआ है ये हट जाएगा। देखिए क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी वो हट गई है, मतलब कलर भी हट गया है और जो बोल्ड फॉर्मेटिंग थी वो भी हट चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट डिलीट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप कुछ टाइप करूंगा तो उसी कलर में आएगा जो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, मतलब बोल्ड में आएगा और कलर भी कौन सा आएगा, पर्पल आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो जो है यहाँ पे पर्पल कलर में आ रही है, मतलब कि जो फॉर्मेटिंग है इस सेल में वो अभी भी अप्लाई की हुई है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ से कंटेंट डिलीट हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन जो है वर्क करते हैं। इसके अलावा क्लियर कमेंट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कमेंट लगा हुआ नहीं है। देखिए इस पे जो है मैं कमेंट को लगा दे रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आ रहा है इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ DOB, सपोज ये लिख दिया मैंने। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कमेंट लग चुका है। अब देखिए इसको सेलेक्ट करूंगा तो वहाँ पे जो है क्लियर कमेंट का भी ऑप्शन आएगा। देखिए आ रहा है क्लियर कमेंट। अब इस पर क्लिक करूंगा तो कमेंट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एरो बन के आ रहा था छोटा सा वो हट चुका है, मतलब कि जो कमेंट है वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप सेल में से डेटा को क्लियर कर सकते हैं और डिफरेंट जो ऑप्शन आते हैं इनका क्या क्या काम होता है। अब हम बात करेंगे रेंज को सिलेक्ट करने की। तो देखिए MS एक्सेल में आप जो है रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेंज जो है सेल्स की सेलेक्ट कर सकते हैं और इस काम को आप माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि माउस की हेल्प से हम किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए आपको जो है माउस पॉइंटर को किसी भी कॉर्नर में जो है प्लेस कर देना है और उसके बाद में डायगोनली आप जो है माउस पॉइंटर को अपोजिट कॉर्नर में मूव कर सकते हैं। तो जो रेंज होगी वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूँगा और उसके बाद में जो है माउस को ड्रैग कर लूँगा तो ये जो रेंज होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया माउस की हेल्प से। दूसरी बात करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। तो कीबोर्ड से ये काम करने के लिए आपको जो है सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और उसके बाद में सेल पॉइंटर को आपको अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करना है और इस काम को करेंगे आप एरो कीज की हेल्प से। तो चलिए जल्दी से इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस काम को माउस की हेल्प से कर सकता हूँ। देखिए पहले वाले में क्लिक करूँगा और उसके बाद में जो हम माउस को इस तरीके से ड्रैग करता हुआ चला जाऊँगा। अगर मैं जो है इधर लेके जाऊँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और इस साइड में लेके जाऊँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट में करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप डाउन करके भी जो है रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की बात करते हैं जिसमें कि आप कीबोर्ड की हेल्प से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड की हेल्प से सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपको उस सेल में क्लिक कर देना है जहां से कि आपको रेंज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, देन आप डाउन एरो की हेल्प से इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट वाले एरो को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से राइट साइड में एक्सपेंड हो जाएगी रेंज। और अगर आप लेफ्ट वाले को करेंगे तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में जो है एक्सपेंड हो जाएगी, राइट से जो है हट जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें किसी रेंज को कॉपी करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करने से, मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो वो आप जो है कॉपी की हेल्प से कर सकते हैं। और MS एक्सेल में जो आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, नंबर्स को कर सकते हैं, साथ साथ आप फॉर्मूला को भी कॉपी कर सकते हैं। और ये काम जो आप सेम वर्कशीट में भी कर सकते हैं या फिर दूसरी वर्कशीट में भी कर सकते हैं, मतलब कि एक वर्कशीट से कॉपी करके दूसरी वर्कशीट में भी लेके जा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जो है 3 तरीके हैं। पहले तरीके की बात कर लेते हैं। इस काम को आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपको कॉपी करना है। जैसे कि मान लीजिए इस रेंज को मुझे कॉपी करना है तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी और यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन कॉपी का। तो इस कॉपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
बात करते हैं अगले मेथड की। तो देखिए कॉपी जो आप क्लिपबोर्ड ग्रुप की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो कि आपको होम टैब पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। देखिए सेलेक्ट करेंगे रेंज को और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इस काम को शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। पहले जो है सेलेक्ट करके रेंज को आप कंट्रोल-C प्रेस करेंगे और जहाँ पे भी आपको रेंज को पेस्ट करना है वहाँ जाके कंट्रोल-V प्रेस कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए मुझे जो है इस रेंज को कॉपी करके यहाँ पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन कॉपी का। मैंने कॉपी कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए रेंज आ चुकी है। इसके अलावा सेम काम को आप क्लिपबोर्ड ग्रुप से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से इस रेंज को मुझे कॉपी करना है, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कॉपी का ऑप्शन। ये रहा कॉपी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा मैं और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ कर्सर को लेके जाऊंगा और उसके बाद में ये देखिए आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ग्रुप पे ही आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो रेंज है वो पेस्ट हो चुकी है, मतलब कि इसकी कॉपी बन चुकी है। बात करते हैं अगले तरीके की, जिसमें कि इस काम को हम शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए इस रेंज को मुझे कॉपी करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल+C और जिस जगह पे भी मुझे इस रेंज को कॉपी करना होगा वहाँ मैं कर्सर को लेके जाऊँगा और यहाँ पे प्रेस कर दूंगा मैं कंट्रोल के साथ में B। देखिए मैंने प्रेस करा तो रेंज जो है मेरी कॉपी हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो आप रेंज को कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रेंज को मूव करने की। तो अगर आप चाहें तो एक्सेल में रेंज को मूव भी कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेल की वर्कशीट में आप जो है रेंज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है मूव करना। तो रेंज को आप जो है मूव कॉपी की तरह ही कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी ऑपरेशन को 3 तरीके से कर सकते हैं, वैसे आप जो है रेंज को भी 3 मेथड से मूव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं। पहला तरीका हो गया राइट क्लिक करके। देखिए जिस रेंज को आपको मूव करना है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके की मेन्यू आ जाएगी। फिर आपको जो है यहाँ से कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उस सेल में चले जाना है जहाँ पे कि आपको उस रेंज को मूव करना है और वहाँ जाके जो है आपको पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो रेंज होगी वो आपकी मूव हो जाएगी। बात करते हैं अगले तरीके की, जिसमें कि आप क्लिपबोर्ड ग्रुप से काम कर सकते हैं, जो कि आपको होम टैब पे देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रहा होता है। तो आपको रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ से कट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उस प्लेस पे जाना है जहाँ पे कि आपको रेंज को मूव करना है और वहाँ जाने के बाद में जो आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से भी जो आपकी रेंज मूव हो जाएगी। और थर्ड तरीके की अगर हम बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल+X प्रेस करना है और उसके बाद में जहाँ पे भी आपको रेंज को मूव करना है उस जगह पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में आपको कंट्रोल+V प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से जो रेंज होगी वो आपकी मूव हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए जो नेम वाला कॉलम है, मतलब कि इस रेंज को मुझे सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, मतलब कि यहाँ से हटाना है और इस जगह पे लेके जाना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैं रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं करूँगा मैं राइट क्लिक। यहाँ पे देखिए आ रहा है कट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद में जहाँ मुझे मूव करना है वहाँ क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा पेस्ट वाले ऑप्शन को। तो देखिए वहाँ से जो है रेंज हट चुकी है और यहाँ पे आ चुकी है, मतलब कि ये मूव हो चुकी है। इसके अलावा इस काम को आप होम टैब से भी कर सकते हैं। देखिए इस वाली रेंज को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और दोबारा से मैं यहाँ लेके आऊँगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। देखिए ये आ रहा है कट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और फिर जो है उस सेल में क्लिक कर देंगे जहाँ पे कि हमें इसे मूव करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ गया पेस्ट का ऑप्शन। इस पेस्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं वहां से मूव होकर दोबारा से उसी प्लेस पे आ गई है। इसके अलावा शॉर्टकट की से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए इस रेंज को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल+X और उसके बाद में जहां भी मुझे मूव करनी है वहां क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल+B। तो जो रेंज होगी वो मूव हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप रेंज को मूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहें तो रेंज को एक नेम दे सकते हैं, जैसे कि वो नेम जहाँ पे भी लिखेंगे वो पूरी रेंज जो है हाईलाइट हो जाएगी, मतलब कि सेलेक्ट हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो आपको उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आपको नेम देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर वाली जो रेंज है इसको मुझे सेलेक्ट करके इसका कुछ नाम देना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो है मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो इसका मान लीजिए मुझे एक नेम रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में जो नेम बॉक्स आ रहा होता है उसमें जो है आपको इस रेंज के लिए एक नेम टाइप कर देना है। फिर जो है आपको एंटर की प्रेस कर देना है। देखिए इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से देखिए नेम बॉक्स आ रहा होता है जहाँ पे कि जो आप जैसे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो रेंज का नेम जो है सेट हो जाएगा। तो चलिए इस काम को भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए स्टूडेंट वाला कॉलम है, इसमें जो है
नेम्स को सेलेक्ट करके, मतलब कि कुछ इस तरीके से इस रेंज को सेलेक्ट करके इसको एक पर्टिकुलर नाम मैं देना चाहता हूँ। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ रहा है नेम बॉक्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका नेम स्टूडेंट्स हो चुका है। अब देखिए अगर मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो जो रेंज का नेम हमने दिया था वो यहाँ पे दिख जाएगा और इस नेम को जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा ये जो रेंज होगी वो मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से इस रेंज का जो नेम है वो स्टूडेंट सेट हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर रेंज का नेम दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने रेंज का नेम दिया है इसको हम किस तरीके से फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।